तुरंत कुछ डिसीजन आएंगे जिससे यहाँ पे फिर से एक स्थायित्व कायम होगा और जो मेन ऑब्जेक्टिव है विकास का उसमें हम लोग आगे बढ़ सकेंगे। जैसे कि आपने कहा, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की 2 विजिट्स हुई हैं इस कंट्री में, ये हिस्टोरिक एक अचीवमेंट है। 17 साल के बाद ये विजिट्स हुई और फिर 1 साल में 2 विजिट्स हुई। तो ये दर्शाता है कि कितनी प्राथमिकता भारत देता है नेपाल को, और भारत के प्रधानमंत्री स्वयं नेपाल को कितना इम्पोर्टेंस देते हैं। नहीं तो प्रधानमंत्री के लिए एक ही देश में 2 दफ़े जाना इतना आसान नहीं है, कुछ ही चंद महीनों के अंतर्गत। तो भारत की तरफ से हम नेपाल भारत संबंधों को बहुत प्राथमिकता देते हैं। नेपाल के लिए हमारे में, सरकार में, लोगों में बहुत सौहार्द है और हम लोग यही चाहते हैं कि किस तरह हम लोग साझा विकास के ऑब्जेक्टिव्स को हासिल कर सकें, और इसमें भी कई उपलब्धियां हुई हैं। जैसे कि आपने कहा, हाइड्रोपावर क्षेत्र में बहुत मेजर अग्रीमेंट साइन हुए हैं। पंचेश्वर परियोजना जो है, इतने सालों के बाद अब दोबारा से उस पर काम तेज़ी से बढ़ रहा है। पर एक मैं चीज़ कहना चाहूँगा, वो मुझे लगता है दोनों सरकारों को इसको मद्देनज़र रखना चाहिए कि समझौते बहुत होते हैं, कार्यान्वयन में बहुत समय लग जाता है। और मुझे लगता है कि हमारी दोनों गवर्नमेंट्स को इसमें बहुत गंभीरता से बातचीत करके कि जो अग्रीमेंट्स हमारे हैं उनको तुरंत इम्प्लीमेंट करना है। होता क्या है कि अग्रीमेंट हासिल करते करते बहुत समय लग जाता है, फिर इम्प्लीमेंटेशन में बहुत समय लग जाता है, तो लोग जो हैं निराश हो जाते हैं। लोगों को लगता है कि अग्रीमेंट होते हैं, कागज़ पे रह जाते हैं, कुछ इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता है। तो ये हमें दिखाना है कि ये गलत है। और मुझे लगता है कि जब एक मेजर प्रोजेक्ट आएगा, उसका जो इम्पैक्ट होगा लोगों के बीच में, उसका बहुत पॉजिटिव एक मैसेज जाएगा। अभी थोड़ा स्केप्टिसिज्म है कि हाँ अग्रीमेंट हुआ है पर पता नहीं प्रोजेक्ट आएगा कि नहीं आएगा। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि कम से कम एक प्रोजेक्ट हाइड्रोपावर का या डेवलपमेंट का रियलिटी बनना चाहिए, ताकि लोगों को लगे हाँ ये बहुत मेजर अचीवमेंट हुआ है। तो इसी में हम लोग लगे हुए हैं और हम चाहते हैं कि हमारे संबंध जो हैं और मजबूत हों, और जो हमारे संबंध का बेसिस जो है, कई बेसिस आपने बताए, बहुत पुराने संबंध है, पर मेन बेसिस जो हमारे संबंधों का है होना चाहिए वो है विकास, कि जॉइंटली हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैसे कर सकें। कल मैं गोष्ठी में था, आपके पूर्व वित्त मंत्री ने कहा कि पॉलिटिक्स बहुत ज़्यादा है, और यहाँ पे इकोनॉमिक्स के साथ पॉलिटिक्स जुड़ जाता है हर चीज़ में, और इसकी वजह से जो है वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे असर पड़ता है। तो मुझे लगता है कि इस तरह का हम प्रयास करें कि जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो करना चाहिए उसको हम लोग प्रैग्मेटिकली देखें, प्रैक्टिकल तरीके से देखें कि दोनों देशों का उसमें फ़ायदा है, उसको आगे बढ़ें, उसको ज़्यादा पॉलिटिसाइज ना करें। ज़्यादा पॉलिटिसाइज करने से फिर दिक्कतें आती हैं, इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाता। तो इतना ही मैं कहना चाहूँगा। अंत में एक बार फिर आप लोगों को सबको मैं धन्यवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ कि आप लोगों ने ये इनिशिएटिव एक लिया है कि किस तरह भारत नेपाल संबंध और मजबूत हों, और जो यहाँ की समस्याएं हैं आप लोग सब पॉलिटिकल पार्टी से बातचीत कर रहे हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके जो एफर्ट्स हैं वो सक्सेसफुल होंगे और यहाँ पे शांति, अमन और कायम होगा और विकास की ओर अग्रसर होगा देश। दुई दिन का क्वेश्चन है। आई एम हरिन योगानी फ्रम सरमाटा टेलिभिजन। लास्ट टाइम जो कॉन्स्टिट्यूशन को रिफॉर्म प्रोसेस जो शुरू हुआ था, उसमें इंडिया ने वेलकम किया था। उसके बाद भी जो ब्लॉकेड है वो तो नहीं खुला है। अभी इंडिया क्या सोच रही है कि वो जो उनसे मिलाने के लिए और जो एज अ ब्रिज बनने के लिए कि वो जो क्राइसिस जो है उसके सोल्यूशन के लिए इंडिया का व्हाट इंडिया इज थिंकिंग नाउ। जैसे मैंने कहा कि जो इश्यूज़ हैं वो पॉलिटिकल इश्यूज़ हैं और बातचीत के द्वारा ही उनका समाधान होगा। तो जो आपकी सरकार के, ऑपोजिशन पार्टी के, एजिटेटिंग पार्टीज़ के जो प्रयास हैं उनको हम सपोर्ट करते हैं और हम समझते हैं कि जल्द से जल्द
एक बड़ा सीरियस, सिंसियर और कंसर्टेड निगोशिएशंस होने चाहिए। हमें ये भी लगता है कि जो सॉल्यूशंस हैं इतनी मुश्किल नहीं है। असेसमेंट हमारा ये है कि इतनी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एक ब्रॉड फ्रेमवर्क ऑलरेडी बन चुका है और उसका हम पूरी तरह भारत सरकार और हम लोग सब उसका समर्थन करते हैं और एक्सपेक्ट करते हैं कि कुछ समाधान निकलेगा। योर एक्सेलेंसी, वो चाइना के साथ बहुत सारे समझौता हो रहा है और गवर्नमेंट है ना, इस्टेब्लिशमेंट चाइना की तरफ देख रहे हैं और एंटी इंडियन फीलिंग भी ज़्यादा बढ़ रहा है, स्पेशली पहाड़ी और हिमालय एरिया में। आपका अंडरस्टैंडिंग क्या है इसका? नहीं, मुझे इससे बहुत पीड़ा है कि जो ये भारत विरोधी भावना यहाँ पे बढ़ी है और मुझे लगता है कि ये भारत के हित में तो है ही नहीं, नेपाल के हित में भी नहीं है, क्योंकि जो नेपाल का ज्योग्राफिक लोकेशन है, जो नेपाल के एडवांटेजेस हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट में, उसको एक्सप्लॉइट करने के लिए कहीं ना कहीं भारत का योगदान भी बहुत ज़रूरी है। जैसे आपका हाइड्रो पावर पोटेंशियल है, उसको एक्सप्लॉइट तो भारत नेपाल कोऑपरेशन के द्वारा ही हो सकता है। तो अगर इस तरह की भारत विरोधी भावना यहाँ बढ़ेगी तो मुझे लगता है कि इसमें नेपाल का भी हित नहीं है। तो हमारा प्रयास यही होगा कि इस तरह की भावना बढ़नी नहीं चाहिए। और मैंने कई फोरम्स में ये कहा है कि दोनों देशों के बीच में एक सिंसियर डायलॉग होना चाहिए कि ये भावना क्यों है, इसके रीजंस क्या हैं, क्यों ये बढ़ी है तो ये भावना दशकों पुरानी भी है। तो इसका मुझे लगता है कि दोनों देशों का हित नहीं है इसमें, और इस पे हमें एक खुले और शीतल दिमाग से चर्चा करनी चाहिए। अगर दोनों देश के ये हित में नहीं है तो कुछ हमें स्टेप्स लेने पड़ेंगे कि जिससे ये भावना जो है ये कम हो और धीरे धीरे बिल्कुल ये समाप्त हो जानी चाहिए, अगर दोनों देशों का इसमें हित नहीं है। और जहाँ तक आपने चीन की बात की, तो नेपाल तो एक सार्वभौम देश है और नेपाल भारत से अच्छे संबंध रखता है, चीन से अच्छे संबंध रखता है और देशों से अच्छे संबंध रखता है। तो ये तो उसका एक सॉवरेन राइट है नेपाल का। एक्सीलेंसी, मैं सभी मैं नेपाल और ANI के लिए काम करता हूँ। जो मैं नहीं कहना चाहता था अब कहूँगा, जो स्टेप्स की बात की है आपने, जैसे जिस तरह की इंडियन मूवमेंट और एंटी इंडियन की भावनाएं बढ़ रही है, उस तरफ से देखा जाए तो ये स्टेप नेपाल में बैठी भारतीय दूतावास का भी काम है कि इसको समन किया जाए। तो अब क्या होगा, कैसे डायलॉग बढ़ेगी, क्योंकि रिलेशन नीचे जनता की तह में भी है। तो स्टेप क्या होगा, सोशल वर्क के माध्यम से, पॉलिटिकल माध्यम से, या लोकल लेवल में कैसे जाएगा? देखिए, मुझे लगता है कि जिस तरह के हमारे दोनों देशों के संबंध हैं ना, तो एक देश में जो इंटरनल डिफ़िकल्टी होती है, कहीं ना कहीं उसका दूसरे देश पर असर पड़ता है, और ख़ासतौर जब ओपन बॉर्डर होता है। और जैसे मैंने कहा कि इतना घनिष्ठ संबंध है, लोगों के बीच का संबंध है, तो इसीलिए जो यहाँ की अभी प्रॉब्लम्स जो उत्पन्न हुई हैं, अगर उनका तुरंत समाधान हो जाएगा तो मुझे लगता है कि बाकी जो आपने प्रॉब्लम्स के बारे में कहा वो सब सॉल्व हो जाएंगी, कोई दिक्कत की बात नहीं है। मैंने जो कहा कि जो एक लॉन्ग टर्म हमें सीरियस डायलॉग करना चाहिए कि ये जो एक खटास है या नेपाल भारत को किस नज़र से देखता है और कैसे देखता है, इन चीज़ों पे हमें चर्चा करना बहुत ज़रूरी है। मुझे लगता है नेपाल के लिए भी बहुत ज़रूरी है और भारत के लिए तो है ही ज़रूरी। आप लोगों को ये भी देखना पड़ेगा कि भारत नेपाल को कैसे देखता है। तो इस टाइप के इश्यूज़ हम लोगों ने बहुत सीरियसली और ओपन तरीके से डिस्कस नहीं किए हैं, चाहे ट्रैक 2 हो, चाहे ट्रैक 1 हो, सरकारों के बीच। मुझे लगता है अब ये समय आ गया है, क्योंकि ये जो है अब दिस इज़ द एज ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, और इस तरह के अगर मिसकंसेप्शन, मिसअंडरस्टैंडिंग रहेंगी दोनों देशों के बीच में, तो उससे दोनों का घाटा है। तो ये मेरा कहने का मतलब था कि मीडियम टू लॉन्ग टर्म बेसिस पे हम लोग क्या स्टेप्स हमें लेने चाहिए
कि किस तरह जो है इस तरह का वातावरण बने जिसमें रिलेशन और मजबूत हों और जॉइंट इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी की तरफ हम लोग बढ़ें। मेरा एक सवाल है, जो आपने जो बोला है कि एक्सचेंज ऑफ विजिट्स का जरूरी है और बातचीत का जरूरी है। जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ नेपाल केपी ओली जी का इंडिया विजिट का भी कुछ समय पहले चर्चा परिचर्चा हुआ था, लेकिन इसके बारे में क्या हो रहे हैं आप? और इंडिया से एक ऑल पार्टी डेलीगेशन आने का भी एक चर्चा था, और इसके बारे में कुछ मतलब कुछ इंटरनल डेवलपमेंट है तो देखिए, हम लोग तो माननीय प्रधानमंत्री केपी ओली जी का विजिट का स्वागत करेंगे भारत में। और आपको पता ही होगा कि जब वो प्रधानमंत्री इलेक्ट हुए थे तो माननीय भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने स्वयं उनको फ़ोन करके बधाई भी दी और इनवाइट भी किया था। तो हम भारत में उनकी विजिट का स्वागत करेंगे। गृह कार्य शुरू हो रहा है भारत भ्रमण के नेपाल का